अगर मैं ये कहूं कि एक रोड के किनारे ठेले पर मिलने वाली 20 रुपए की पानीपुरी और एक फाइन डाइनिंग एसी रेस्टोरेंट में मिलने वाली 200 रुपए की पानीपुरी में लिटरली 0% डिफरेंस है, तो क्या ये गलत होगा? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट वही तो सबसे बड़ा माइंड बॉगलिंग फैक्ट है। सेम आटे की पूरी होती है, सेम आलू का मसाला और सेम तीखा पानी। राइट। फिर भी लोग खुशी खुशी उस फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट में 10 गुना यानी 10x पैसा देने को तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो प्रोडक्ट तो बिल्कुल नहीं बदला ना, उसके इंग्रेडिएंट्स नहीं बदले। जो बदला है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। मतलब वैल्यू परसेप्शन चेंज हो गया। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ पानीपुरी तक लिमिटेड नहीं है। सोचिए, किसी लोकल मेले में पॉपकॉर्न का पैकेट 50 रुपए का मिलता है, पर जैसे ही वो पॉपकॉर्न किसी बड़े शॉपिंग मॉल के मल्टीप्लेक्स में एंटर करता है, उसकी कीमत अचानक 500 रुपए हो जाती है। हाँ, या फिर एक कॉफी शॉप में कॉफी 100 रुपए की है, पर एयरपोर्ट के टर्मिनल के अंदर जाते ही वही सेम कॉफी 1000 रुपए की बन जाती है। प्रोडक्ट सेम है, बस जगह और स्ट्रैटेजी बदल गई। एक बड़ा सवाल उठता है यहाँ के, अगर प्रोडक्ट सेम है तो लोग 10x प्राइस क्यों पे करते हैं? और आज के इस डीप डाइव का कोर मिशन यही समझना है। आज हम बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के उस फाउंडेशन पर बात कर रहे हैं जो सीधा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कोर प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के सोर्स मटेरियल से आता है। सही कहा, क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसके बिना कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं बन सकता। एक बहुत ही सिंपल और ब्रूटल रूल है बिजनेस की दुनिया का, अगर कॉस्टिंग खराब है तो प्राइसिंग हमेशा खराब होगी। दैट मेक्स टोटल सेंस। एक बेस तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल। इसीलिए इस एनालिसिस में हम यही ब्रेक डाउन करेंगे कि एक प्रोडक्ट को वैल्यू कैसे किया जाए ताकि एक बिजनेस सिर्फ सर्वाइव ना करे बल्कि एक्चुअली स्काई रॉकेट करे। तो चलिए इसको थोड़ा मार्केट कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। सोर्स मटेरियल में अलग अलग मार्केट्स को लेकर एक बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्ट्रास्ट दिया गया है। जैसे अगर हम मोबाइल फोन इंडस्ट्री को देखें, वहां प्राइसिंग हमेशा नीचे की तरफ स्लाइड करती है। एक नया फ्लैगशिप फोन लॉन्च होता है 1 लाख रुपए में, कुछ महीनों बाद वो 80,000 का हो जाता है और 1 साल बाद शायद वही मॉडल 50,000 में मिलने लगता है। टेक्नोलॉजी पुरानी होते ही वैल्यू ड्रॉप होने लगती है। राइट। पर अगर इसको रियल एस्टेट से कंपेयर करें तो गेम बिल्कुल रिवर्स गियर में चलता है। प्रोडक्ट दोनों जगह एज के साथ पुराना हो रहा है, फ्लैट की ईंटें भी पुरानी हो रही हैं और फोन का प्रोसेसर भी, पर एक की वैल्यू गिर रही है और दूसरे की बढ़ रही है। वही तो सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना। प्री लॉन्च में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट शायद 4,000 रुपए पर स्क्वायर फुट पर मिलता है, पर जब वहां पूरी बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, लोग रहने आते हैं, सोसाइटी का जिम और स्विमिंग पूल फंक्शनल हो जाता है, तो वहीं फ्लैट 7,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का हो जाता है। मैं सोर्स मटेरियल में एक टर्म पढ़ रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी। ये थोड़ा कॉर्पोरेट जार्गन जैसा लगता है, इसका आसान भाषा में क्या मतलब है? चलिए इसको एकदम सिंपल करते हैं। इलास्टिसिटी को ना एक रबर बैंड की तरह सोचिए। कस्टमर की जरूरत, मार्केट की डिमांड और आसपास के इकोसिस्टम के हिसाब से किसी चीज का प्राइस कितना स्ट्रेच कर सकते हैं या कितना सिकुड़ सकते हैं, वही इलास्टिसिटी है। ओके, तो फोन के केस में क्या होता है? मोबाइल फोन के केस में नई टेक्नोलॉजी आते ही पुराने फोन की डिमांड खत्म हो जाती है, उस रबर बैंड की इलास्टिसिटी टूट जाती है। हाँ, गॉट इट। पर रियल एस्टेट में जैसे जैसे आसपास स्कूल, हॉस्पिटल और रोड्स बनते हैं, उस जगह की यूटिलिटी और डिमांड लगातार बढ़ती है। आप प्राइस स्ट्रेच कर सकते हैं क्योंकि लोग वहां रहने के लिए एक्स्ट्रा पे करने को तैयार होते हैं। इसका मतलब कंज्यूमर बिहेवियर और टाइमिंग डायरेक्ट डिक्टेट करते हैं कि कोई किसी वक्त पर कितना पैसा देगा। सो उसमें एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल एग्जांपल था सीजन्स का। हाँ, जैसे गर्मियों में रूम हीटर लगभग फ्री के भाव मिलते हैं और सर्दियों में एसी के दाम एकदम बॉटम पर आ जाते हैं। या महिंद्रा जैसे फैशन प्लेटफॉर्म्स को ही देख लीजिए, ऑफ सीजन में जो ब्रांडेड जीन्स 1,000 रुपए की बिक रही होती हैं, फ्रेश अराइवल का टैग लगते ही वही सेम ब्रांड 6,000 की जीन्स बेचने लगता है। एग्जैक्टली। और यही वजह है कि अलग अलग सिचुएशंस और मार्केट्स के लिए अलग अलग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज की जरूरत पड़ती है। तो इन अलग अलग मार्केट्स के लिए एक्चुअल स्ट्रैटेजीज क्या हैं? सोर्स मटेरियल ने इन कोर स्ट्रैटेजीज को 4 हिस्सों में बहुत ब्यूटीफुली डिवाइड किया है। सबसे पहली और बेसिक स्ट्रैटेजी है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये बिल्कुल खाने में बेसिक नमक डालने जैसा है। मतलब लागत निकालो और उसमें प्रॉफिट जोड़ दो। बिल्कुल। आप कैलकुलेट करते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में कितनी कॉस्ट आई, उसके ऊपर अपना एक फिक्स्ड प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और बेच देते हैं।
जैसे वॉलमार्ट या अपने यहाँ डी मार्ट को देख लीजिए। उनका फॉर्मूला सिंपल है, वो प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रखते हैं पर इतना मैसिव वॉल्यूम में सामान बेचते हैं कि एंड में प्रॉफिट बहुत बड़ा हो जाता है। हाँ, सिंपल एंड वॉल्यूम बेस्ड। पर ये सबके लिए काम नहीं करता। वही मैं सोच रहा था, अगर कोई लोकल बेकरी चलाता है या एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है तो उनके पास तो वो स्केल नहीं है ना। अगर वो 5% मार्जिन पे काम करेंगे तो रेंट भी नहीं निकल पाएगा। बहुत ही वैलिड पॉइंट है। और इसीलिए अगर वॉल्यूम पर compete नहीं कर सकते तो यूनिकनेस पर compete करना पड़ता है, जो हमें दूसरी स्ट्रैटेजी पर ले जाता है, यानी इनोवेटर या प्रीमियम प्राइसिंग। यहाँ गेम बिल्कुल अलग है। तो इसमें क्या अलग करते हैं बिजनेसेस? यहाँ मार्केट में कुछ इतना नया, इतना प्रीमियम या यूनिक लेकर आते हैं जिसका कोई डायरेक्ट कंपटीशन ही नहीं होता। और साइकोलॉजिकली जब कंपटीशन नहीं होता तो कस्टमर के पास कोई प्राइस ऑब्जेक्शन भी नहीं होता। दैट मेक्स सेंस। नो ऑप्शन मीन्स नो ऑब्जेक्शन। जैसे एप्पल, टेस्ला या आज के टाइम में एआई चिप्स बनाने वाली कंपनी एनवीडिया। शुरुआत में जब ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो किसी के पास नहीं है तो लोग मुंह मांगी कीमत देते हैं। सही कहा। इसे अर्ली अडॉप्शन प्रीमियम भी कह सकते हैं। लोग स्टेटस और एक्सक्लूसिविटी के लिए पे करते हैं। पर इसमें एक रिस्क भी होता है। क्या रिस्क? अगर इनोवेशन कॉपी हो गया तो दाम गिराने पड़ सकते हैं। अब आते हैं तीसरी स्ट्रैटेजी पर जो सोर्समैन मेंशन की गई है। ये तो लिटरली पूरे मार्केट को तबाह करने वाली बात है, पेनिट्रेशन या लॉस लीडिंग प्राइसिंग। ओह, ये तो बहुत अग्रेसिव साउंड कर रहा है भी। इसमें प्रोडक्ट को इतना एग्रेसिवली लो प्राइस पर लॉन्च किया जाता है, कभी कभी तो एक्चुअल लागत से भी कम दाम पर, कि पूरा मार्केट शेयर एक झटके में कैप्चर हो जाए। बाकी कॉम्पिटिटर्स को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे जियो ने इंडियन टेलीकॉम मार्केट में किया था। एग्जैक्टली, जियो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जोमैटो और नेटफ्लिक्स ने भी शुरुआती दिनों में यही किया। उनका प्राइमरी गोल शुरुआत में प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। उनका गोल था लोगों को अपने इकोसिस्टम की आदत डलवाना और मार्केट शेयर डोमिनेट करना। एक बार जब लोग सिस्टम में आकर एडिक्टेड हो गए, फिर धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ा दिए गए। पर वेट, लेट मी पुश बैक ऑन दिस अ लिटिल बिट। जियो के पास तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे आग लगाने के लिए। नेटफ्लिक्स के पास वेंचर कैपिटल का एंडलेस पैसा था। हाँ, ये सच है। एक बूटस्ट्रैप्ड आर्म फाउंडर जिसके पास फंडिंग ही नहीं है, वो थोड़ी ना अपने जेब से पैसे लगाकर फ्री में सर्विस दे सकता है। वो तो बैंकरप्ट हो जाएगा ना। और यही एक नॉर्मल फाउंडर सबसे ज्यादा स्ट्रगल करता है। पर इसका सोल्यूशन सोर्स मटेरियल में फ्रीमियम मॉडल के रूप में दिया गया है। फ्रीमियम यानी फ्री और प्रीमियम का मिक्स। बिल्कुल। आपको पूरा बिजनेस लॉस में नहीं चलाना है। आप अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा हिस्सा या एक बेसिक वर्जन फ्री दीजिए ताकि फ्रिक्शन जीरो हो जाए। फिर प्रीमियम अपग्रेड्स के लिए चार्ज करिए। स्पॉटिफाई इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। राइट, गाने सुनना फ्री है, पर अगर एड्स नहीं चाहिए तो पैसे दीजिए। कैनवा और यूट्यूब भी तो इसी मॉडल पर चलते हैं। हाँ, एक और तरीका है बिना बैंकरप्ट हुए compete करने का, जिसे competitive प्राइसिंग कहते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड्स, KFC और बर्गर किंग करते हैं। ये एक दूसरे को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और एक दूसरे के हिसाब से प्राइस एडजस्ट करते हैं। और इन सबके बीच आती है चौथी स्ट्रैटेजी, डायनामिक प्राइसिंग, जिसका शिकार हम सब ट्रैवल करते वक्त होते हैं। हाँ, सही कहा। ये रियल टाइम डिमांड के हिसाब से प्राइस का ऊपर नीचे होना है। फ्लाइट 6 महीने बाद की है तो टिकट 3000 की, और अगर फ्लाइट 6 घंटे बाद की है तो वही इकोनॉमी सीट 10,000 की। बिल्कुल। और ये पूरी तरह से डेटा और एल्गोरिदम्स पर चलता है। एल्गोरिदम हर सेकंड मॉनिटर करता है कि कितने लोग एक स्पेसिफिक फ्लाइट सर्च कर रहे हैं। जैसे ही सर्च वॉल्यूम बढ़ता है, एल्गोरिदम ऑटोमेटिकली प्राइस पंप कर देता है। सही पकड़ा आपने। अब देखिए, ये सारी स्ट्रैटेजीज एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस और अलग-अलग मार्केट्स के लिए बहुत पावरफुल है। पर चलिए इस पूरी नैरेटिव को एक नए एंटरप्रेन्योर के लेंस से देखते हैं। डेफिनेटली। एक नए बिजनेस के लिए शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होता है इन सबका? एक आम बिजनेस के पहले 100 से 1000 दिन बहुत ही फ्रेजाइल होते हैं। वहां एक गलती और शटर डाउन। उस 0 से 3 इयर्स के शॉर्ट टर्म फेज में कैश फ्लो को जिंदा रखना सबसे बड़ी प्रायोरिटी होते हैं। तो शुरुआत में कैश फ्लो कैसे स्ट्रांग बनाएं? वाह, मतलब अगर आप अपने काम की सही कीमत मांगने में शर्माएंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। एग्जैक्टली। या एक्स्ट्रा नाइस बनने के चक्कर में हेवीली डिस्काउंट देंगे, सिर्फ इस होप में कि फ्यूचर में और काम मिलेगा। ये साइकोलॉजिकल ट्रैप तो बहुत आम है। मैंने कई फ्रीलांस डिजाइनर्स और कंसल्टेंट्स को देखा है जो सोचते हैं कि चलो इनका काम 50% डिस्काउंट पर कर देता हूँ, कस्टमर खुश हो जाएगा और आगे मुझे 2 साल तक लगातार काम देगा। और वही सबसे फेटल मिस्टेक होती है।
बिजनेस की दुनिया में सिर्फ फ्यूचर में आने वाले काम की उम्मीद पर आज के कैश फ्लो को कॉम्प्रोमाइज करना फाइनेंशियल सुसाइड है। इसकी जगह शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आप एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट लीजिए। जैसे 2 साल की जगह सिर्फ 3 महीने का प्रोजेक्ट। हाँ, पर एक सॉलिड हायर रेट पर लीजिए। ऐसा क्यों? उससे क्या फर्क पड़ेगा? सही बात है। सो बेसिकली होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी, कैश फ्लो इज रियलिटी। There is a phenomenal point. अपने आज के सर्वाइवल को कल के प्रॉमिस के आगे मत बेचो। ओके, ये तो हो गया पहले 3 साल का सर्वाइवल। पर मान लीजिए कोई बिजनेस अब सेट हो चुका है, वो आगे का सोच रहा है, 3 से 15 साल का लॉन्ग टर्म होराइजन। ऐसे कौन से प्राइसिंग मॉडल्स हैं जो एक बिजनेस को आगे चलकर एक लंबा एम्पायर बनाने में मदद करते हैं, जिसे हम मॉट कहते हैं? जब हम लंबे गेम की बात करते हैं ना, तो फोकस वन टाइम सेल्स से हटकर रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल्स पर चला जाता है। टेक और इंडस्ट्रियल B2B सेक्टर्स इस मैकेनिज्म में मास्टर है। जैसे इंडस्ट्रियल B2B में क्या मैकेनिज्म होता है? B2B में मान लीजिए एक कंपनी किसी बड़ी फैक्ट्री में एक मल्टी क्रोर बॉयलर इंस्टॉल करती है। बॉयलर बेचने पर तो प्रॉफिट हुआ ही, पर असली लॉन्ग टर्म गेम और कैश फ्लो वहां से शुरू होता है, जिसे O&M कहते हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस? बिल्कुल। आने वाले अगले 15 सालों तक उस बॉयलर की सर्विसिंग और पार्ट्स रिप्लेस करने का कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी के पास रहता है। ये उनका रिकरिंग कैश फ्लो बन जाता है। ओह वाओ, एक बार बेचो और सालों तक कमाओ। और जो टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका मोट कैसे बनता है? ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स या मैच मेकिंग पोर्टल्स ले लीजिए, लाइक शादी.com। इनका लॉन्ग टर्म सर्वाइवल चलता है प्योर ट्रांजैक्शन फीस पर। ये एसेंशियली एक ब्रिज क्रिएट कर देते हैं। और जब भी उस ब्रिज के थ्रू 2 पार्टीज ट्रांजैक्शन करते हैं, ये अपना एक छोटा सा टोल टैक्स या कट लेते हैं। लॉन्ग टर्म में जब उस ब्रिज पर ट्रैफिक बढ़ता है, तो रेवेन्यू नेचुरली मैसिव हो जाता है। सही कहा। एक और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है सोर्स में Amazon वेब सर्विसेज का, यानी AWS। जी वो पे पर यूज स्ट्रक्चर पर चलता है। राइट, मैंने इसके बारे में पढ़ा था। उन्होंने क्लाइंट से कहा कि आपको लाखों रुपए के सर्वर शुरू में खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही पे करो जितना डेटा और स्टोरेज आप हमारा हर महीने यूज करते हो। इस मैकेनिज्म का मैजिक देखिए। जैसे जैसे एक क्लाइंट का बिजनेस अगले 10 साल में बड़ा होगा, उसकी सर्वर की जरूरत बढ़ेगी और ऑटोमेटिकली AWS का मंथली बिल बढ़ता जाएगा। यस, क्लाइंट की ग्रोथ ऑटोमेटिकली AWS की ग्रोथ बन जाती है। ये एक अल्टीमेट लॉन्ग टर्म प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है। आहा, ये सारी स्ट्रैटेजी सुनने में तो बहुत सॉलिड लग रही हैं, पर इनको एक्शन में कैसे लाया जाए? एक नए एंटरप्रेन्योर को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूशन कहाँ से शुरू करना चाहिए? सोर्स ने प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए स्टेप बाय स्टेप रूल्स लेआउट किए हैं। सबसे पहला स्टेप और रूल, प्राइसिंग बताने से पहले हमेशा कस्टमर का बजट पूछिए। क्योंकि अगर आपको सामने वाले की स्पेंडिंग लिमिट ही नहीं पता, तो आप हवा में तीर चला रहे हैं। एग्जैक्टली। फिर दूसरा स्टेप है प्राइसिंग फॉर्मेट। जब अपना प्राइस पिच करने का टाइम आए, तो शुरुआत बंडल प्राइसिंग से करनी चाहिए। सीधे एक एक इंडिविजुअल आइटम का रेट बताने के बजाय पहले एक पूरा कॉम्प्रहेंसिव पैकेज ऑफर करिए। बंडलिंग क्यों काम करती है? सोचिए कि आप एक वेडिंग फोटोग्राफर हैं। अगर आप क्लाइंट को बताते हैं कि कैमरा रेंट 10,000, ड्रोन 5,000 और एल्बम प्रिंटिंग 3,000, तो क्लाइंट का दिमाग हर छोटी चीज पर हैगल करना शुरू कर देगा। अरे ड्रोन रहने दो, एल्बम सस्ती वाली लगा दो। सही पकड़ा। पर जब आप कहते हैं कि मेरा प्लैटिनम वेडिंग पैकेज 50,000 का है, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, तो आप इंडिविजुअल कॉस्ट्स को हाइड कर देते हैं। क्लाइंट निटपिक नहीं कर पाता। वो ओवरऑल वैल्यू देखता है। ये सच में एक पावरफुल ट्रिक है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट जो सोर्स में था, वो था बाउंड्रीज सेट करना और अपनी न्यूमेरिकल वर्थ जानना। हाँ, अपनी न्यूमेरिकल वर्थ जानने का मतलब है अपने लोएस्ट एब्सोल्यूट बेस को आइडेंटिफाई करना और उसके नीचे कभी नहीं जाना। आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपके डायरेक्ट कॉस्ट्स और ओवरहेड एक्सपेंसेस मिलाकर आपका एब्सोल्यूट लोएस्ट प्राइस क्या है। जैसे रेंट, बिजली, स्टाफ की सैलरी। बिल्कुल, वो आपकी लक्ष्मण रेखा है। चाहे कितना भी बड़ा ऑर्डर आए, इस लाइन से नीचे कभी सेल नहीं करना है। दैट मेक्स टोटल सेंस। एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में, फ्यूचर प्रूफिंग की। महंगाई तो हर साल बढ़ती है, तो फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में अपना प्रॉफिट फ्यूचर प्रूफ कैसे करें? उसके लिए लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स में डे 1 से ही एक एस्केलेशन क्लॉज डालना जरूरी है। मतलब प्राइसेस ऑटोमेटिकली 5 से 10% इंक्रीज होंगे हर एक साल बाद, ताकि इन्फ्लेशन कवर हो सके। मैं यहाँ एक रियल वर्ल्ड पेन पॉइंट जरूर ऐड करना चाहूंगा, जो मुझे सोर्स मटेरियल के मिस्टेक्स टू अवॉइड सेक्शन में बहुत रिलेटेबल लगा, खास करके सर्विस और क्रिएटिव इंडस्ट्री में। आप रिविजन्स की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर को प्रोजेक्ट मिलता है, क्लाइंट को काम पसंद नहीं आता या लगातार नए आइडियाज लाता रहता है,
कि लोगों का कलर चेंज कर दो, बटन बड़ा कर दो। लोग डर के मारे सब कुछ फ्री में करते रहते हैं। और वही वो इनविजिबल लीक है जहां से सारा प्रॉफिट और टाइम ड्रेन हो जाता है। अगर क्लाइंट बार बार रिविजन्स मांगता है क्योंकि उन्हें काम पसंद नहीं आ रहा, तो वो फ्री में मत करिए। शुरुआती अग्रीमेंट में ही रिविजन्स के लिए एक अलग बजट डिफाइन होना चाहिए। 2 रिविजन्स आर फ्री, उसके बाद पर रिविजन इतना चार्ज होगा। फ्री लेबर किसी भी हालत में सस्टेनेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अब इस पूरे इन डेप्थ एनालिसिस को टाई टुगेदर करने के लिए मैं वापस उस कॉन्सेप्ट पर जाना चाहती हूँ जो सोर्स मटेरियल में बहुत ब्रिलियंटली यूज किया गया था, एक रियल बिजनेस एग्जाम्पल या एनालॉजी। आप नमक एनालॉजी की बात कर रही हैं? हाँ, द सॉल्ट एनालॉजी। ये पूरे प्राइसिंग मैकेनिज्म को एक झटके में क्लियर कर देती है। राइट प्राइसिंग एग्जैक्टली खाने में नमक की तरह होती है। मतलब अगर नमक ज्यादा हो गया यानी ओवर प्राइसिंग कर दी तो खाना बेकार, प्रोडक्ट शेल्फ पर पड़ा सड़ता रहेगा, कोई खरीदेगा नहीं। सही कहा। और अगर अंडर कॉन्फिडेंस के चलते नमक कम डाल दिया यानी अंडर प्राइसिंग कर दी, तो खाना बेअसर हो जाता है। कस्टमर तो खुशी खुशी खा लेगा क्योंकि सस्ता है, पर बिजनेस को कोई एनर्जी या प्रॉफिट नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। आप स्लोली स्टार्व हो जाएंगे। आपको बिल्कुल सही मात्रा में नमक चाहिए होता है एक बेजोड़ बिजनेस बनाने के लिए। अगर हम वापस जियो के एग्जाम्पल पर जाएं, तो उन्होंने एसेंशली पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री का नमक ही चेंज कर दिया था। उन्होंने इतना अग्रेसिव नमक डाला कि बाकी सबका खाना लोगों को फीका लगने लगा। उन्होंने प्राइसिंग को सिर्फ सामान बेचने के लिए नहीं, बल्कि पूरी टेरिटरी कॉन्कर करने के लिए एज अ वेपन यूज किया। दैट इज द परफेक्ट वे टू पुट इट। प्राइसिंग इज द सॉल्ट ऑफ योर बिजनेस मॉडल। तो इस पूरे डिस्कशन को अगर हमें सिंपल शब्दों में बिना किसी जार्गन के समराइज करना हो तो 3 मेजर टेकअवेज निकल कर आते हैं। नंबर 1, प्राइसिंग कभी स्टैटिक नहीं होती, ये डायनामिक है। ये टाइम और लोकेशन के हिसाब से बदलती रहती है, बिल्कुल पॉपकॉर्न्स की तरह। हाँ, मॉल में महंगे और पार्किंग लॉट में सस्ते। राइट। नंबर 2, अपने अर्ली कैश फ्लो को प्रोटेक्ट करिए। शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट्स विद हायर अपफ्रंट रेट्स हमेशा बेहतर होते हैं लंबे सस्ते कॉन्ट्रैक्ट से। कैश इन हैंड इज रियलिटी। और नंबर 3, कभी भी अपनी प्राइसिंग पर सिर्फ गेसवर्क मत करिए। अपनी बेस कॉस्ट कैलकुलेट करिए और अपनी मिनिमम न्यूमेरिकल वर्थ पर टिके रहिए। बिल्कुल। अब इस सब के बाद आगे क्या होने वाला है? अगर हम फ्यूचर की लेंस से इस टॉपिक को देखें, तो एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग रियलिटी हमारे सामने खड़ी है। ये जो डायनामिक प्राइसिंग का मैकेनिज्म है, जिसके बारे में हमने अभी बात की, ये अब सिर्फ हवाई जहाज, होटल्स या कैब्स तक लिमिटेड नहीं रहने वाला है। तो और कहाँ आएगा? हम एक ऐसी दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जहां पावरफुल एल्गोरिदम्स हर एक सेकंड में कंज्यूमर की डिमांड को ट्रैक कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब ओला, उबर और एयरलाइंस हर मिनट अपना प्राइस एल्गोरिदमिक तरीके से बदल सकते हैं, तो क्या फ्यूचर में हर आम बिजनेस अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस दिन में 10 बार चेंज करेगा? वेट, ये तो सच में दिमाग घुमाने वाली बात है। मतलब रेस्टोरेंट के मेनू पर सेम थाली का दाम लंच के टाइम महंगा हो जाएगा और शाम को भीड़ कम होती अपने आप प्राइस ड्रॉप हो जाएगा। बिजनेस करने के कोर तरीके को पूरी तरह बदल देगा। और हमारे सोचने का तरीका भी। इस पूरे डीप डाइव के बाद तो लगता है कि प्राइस टैग्स को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जब भी अगली बार उतने ही आलू और आटे के लिए कोई दुगना पैसा दे, तो समझ लीजिए वो एक ब्रिलियंटली एग्जीक्यूटेड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन रहा है। नमक वही है, बस खेल पूरा स्ट्रैटेजी का है।